हमारे साथ इस समय सांसद बृजभूषण जी मौजूद है। सर, इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय है पहलवानों को, फेडरेशन से जुड़े हुए पदाधिकारियों को। जी सर, आगे की रणनीति क्या है? युवाओं के लिए कोई रणनीति जो आपने? नहीं, खेल के लिए रणनीति यही है कि 11 महीने से खेल की सारी गतिविधि बंद है। हम सरकार से भी चाहेंगे कि तुरंत कैंप की व्यवस्था करें और जो टूर्नामेंट रुके हुए हैं, जैसे अंडर 15 का टूर्नामेंट नहीं हो पाया, जूनियर का टूर्नामेंट नहीं हो पाया, अगर यही टूर्नामेंट 31 दिसंबर के बाद होगा तो 1 साल के लिए इनका पूरा करियर समाप्त हो जाएगा। तो हम नई फेडरेशन से चाहेंगे कि तुरंत जो रुके हुए टूर्नामेंट हैं उनको करावें, जिससे देश के अंदर खेल का माहौल बने। सर, जैसा कि पोस्टर पे लिखा हुआ है, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? एक बार आप अपने मुंह से ये चीज़ बोल दे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये तो मैंने कहा था, देखिए तो भगवान ने दे रखा है। मैं जब तक रहूंगा दबदबा के साथ ही रहूंगा, कि हम दब करके नहीं रहेंगे, दबदबा के साथ रहेंगे। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ बृजभूषण जी मौजूद थे यहाँ पे। गवर्नमेंट तो मैं बीजेपी ही चाहता हूँ। हमें भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जहाँ सरकार थोड़ा हाथ लगा रही है, हमें भी उनके काम में हाथ लगाना चाहिए। फिर मुझे लगता है कि अगर सरकार अभी बदलेगी, ये सही समय नहीं है बदलने का, क्योंकि देश में और ज़्यादा तनाव पैदा होंगे, अराजकताएं बढ़ेंगी। जो कि जब पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए तो समझ जाइए आपका नेता अच्छा है। तो नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं एन भारत। आज हम आए हैं गलकोटिया यूनिवर्सिटी, जहां पर हम स्टूडेंट से बात करेंगे नए साल के आगाज़ को लेकर, उनकी क्या उम्मीदें हैं 2024 को लेकर और वो क्या चाहते हैं सरकार से, और अपने पढ़ाई लिखाई के लिए उनको क्या उम्मीदें हैं सरकार से। क्या नाम है आपका? यश केसरी। यश, 2024 आने वाली है, 2023 जो थी उसमें अप एंड डाउन्स आए, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? 2023 में जैसे हम लोगों ने देखा कि राम मंदिर का मुद्दा जोरों शोरों पर रहा और जो राम मंदिर बन रहे 2024 में शिलान्यास भी है। और मैं यही चाहता हूं कि जो इस बार अगर बीजेपी गवर्नमेंट आए 2024 में, तो जो एक ख़राब कहीं ना कहीं कानून है वक्फ बोर्ड का, जो देश पे चल रहा है कि किसी भी ज़मीन पे अगर वक्फ बोर्ड अधिकार कर लेगी अपनी, तो वो उनकी हो जाएगी, जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश सेकुलर है। अगर किसी चीज़ों पे अगर वक्फ बोर्ड अधिकार कर लेगी, हाल फिलहाल में मामला सामने आया था कि हाई कोर्ट के ज़मीन पे वक्फ बोर्ड ने अपने दावा किया था। मैं चाहता हूं कि ये कानून भी जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए, जैसे 370 और आर्टिकल 370A ख़त्म हुआ है। जो आप स्टूडेंट के तौर पे आप सरकार से क्या डिमांड चाहते हैं? नए साल में, आने वाले नए साल में क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो? अगर मैं स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट बात करूं तो जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो जैसे मेड इन इंडिया के तहत अभी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ और हमारे स्टूडेंट को डेवलप किया जा रहा है। एज ए मीडिया स्टूडेंट मैं ये भी चाहता हूँ जो मीडिया इंडस्ट्री को है, मीडिया स्टूडेंट को सर थोड़ा सा और मतलब कि फोकस में लाए और मीडिया को भी थोड़ा सपोर्ट करे, मीडिया स्टूडेंट को भी सपोर्ट करे, जिनसे उनका करियर बूस्ट हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेक्षा है। प्रेक्षा, 2024 से किस तरह की उम्मीदें हैं? क्योंकि 2023 में काफ़ी अप डाउन्स आए हैं, आपने देखे बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो अच्छी भी थी, खराब भी थी। 2024 को लेके आपकी क्या उम्मीदें हैं? तो आने वाले 2024 साल में, जैसे कि अभी ये साल अंतिम दौर पे चल रहा है और हमने एक जो कोरोना महामारी थी उसका फिर से हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी फिर से आ रही है। तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि पहले से इस आने वाले साल के लिए जो सरकार है वो अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि इसका संक्रमण ना बढ़े। और जैसा कि पिछले सालों में ये महामारी बहुत बड़ी थी, तो उसके लिए अभी हमारे पास टाइम है, उस पर हम फोकस कर सकते हैं। और अगर मैं सरकार की बात करूं तो मैं भाजपा की ही उम्मीद करूंगी कि 2024 में भाजपा सरकार ही आए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कशिश है। कशिश, किस तरह की उम्मीदें हैं आपको 2024 को लेकर? 2023 में काफ़ी अप एंड डाउन्स आए हैं, तो किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? ओके, तो अकॉर्डिंग टू मी मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी और फिर एजुकेशन पे करे, ठीक है, और वो फॉस्टर्ड इक्वालिटी पे भी थोड़ा ध्यान दे और कुछ ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट ये सब को एड्रेस करे। तो ये मेरी उम्मीद है सरकार की तरफ से। एज ए स्टूडेंट आपके लिए कोई बेनिफिट्स आप चाहते हैं सरकार से? हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पढ़ नहीं पा रहे आगे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशू एंड ऑल। तो अगर सरकार कुछ ऐसा स्कीम निकाले, बहुत अच्छा सा स्कीम जिसके लिए पेरेंट्स भी मोटिवेट हो पाए, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा फॉर एजुकेशन। आपका क्या नाम है? यशस्वी प्रताप सिंह। क्या उम्मीदें हैं आपको 2024 को लेकर? 2023 निकलने वाली है, जाने वाली है, 2024 आने वाला है, क्या उम्मीदें रखते हैं आप? सबने तो अपने अपने ओपिनियन बता दिए, सबने अपने एजुकेशन के बारे में बता दिया। बस मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि जो क्राइम्स इतना बढ़ रहा है, जो मतलब 2023 में मतलब खुलेआम मर्डर्स हो रहे थे, रेप हो रहे थे, बस उनको कम किया जाए, बस इतना चाहता हूँ मैं। और एजुकेशन के मामले तो ठीक है, अभी सरकार जो भी कर रही है सब सही कर रही है, बाकी देखते हैं।
2024 में इलेक्शन भी आने वाले हैं, नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, किस तरह की उम्मीद है, किस तरह की गवर्नमेंट चाहते हैं आप? गवर्नमेंट तो मैं बीजेपी ही चाहता हूँ। कोविड जो पिछली टाइम हुआ 2020 के आसपास, तो उसको काफ़ी अच्छे से मैनेज किया सरकार ने। आने वाली सरकार किस तरह की चाहते हैं और क्या चाहते हैं उस सरकार से, कोविड को लेके, बाकी स्टूडेंट को लेके क्या सारी उम्मीदें हैं आपकी? जी, हालांकि जैसे कि आपने खुद बताया कि काफ़ी अच्छी तरीके से सरकार ने मैनेज करी थी सारी चीज़ें कोविड के दौरान, तो हम चाहेंगे कि जो सरकार अभी एग्जिस्टिंग है वही आगे चले, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव आया है पिछले 2014 से लेकर के अभी तक हम बात करें तो काफ़ी अच्छे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं जो देश में होने चाहिए थे। तो सरकार लगातार अपना काम कर रही है, हमें अपने नागरिक का भी होने का एक अपना काम करना चाहिए, हमें भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जहाँ सरकार थोड़ा हाथ लगा रही है हमें भी उनके काम में हाथ लगाना चाहिए ताकि सोसाइटी और अच्छे से डेवलप हो सके। पॉलिटिकल नॉलेज आपको अच्छा है, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो एक विपक्षी दल है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बना है इंडिया करके, उससे कितनी उम्मीदें हैं? सरकार के खिलाफ वो खड़ी है, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए खड़ी है, क्या उम्मीदें हैं उससे? जी देखिए, अभी आपने देखा होगा कि विपक्ष पूरा एक हो चुका है और जो अभी हमारे सरकार है वो अकेली खड़ी है। तो ये तो हमेशा हमारी सरकार ने कहा है कि जब पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए तो समझ जाइए आपका नेता अच्छा है, तो ऐसी ही बात है। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेधा गुप्ता है। नहीं तो किस तरह की उम्मीदें हैं आपको 2024 को लेकर, आने वाले साल में किस तरह की उम्मीदें कर रही हैं? बात कहेंगे या महिला की सुरक्षा को लेकर, या कुछ ऐसा मुद्दा हो जो आपको लगे कि उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए 2024 में? मैं महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि सरकार जितना करती आ रही है और रेवोल्यूशंस लाए और लोगों से जनता की सुने, खुद के तो खुद के अपने रूल्स ला ही रहे हैं वो, और जनता की भी सुने, नए नए बदलाव लाएं, महिला को और सुरक्षित रखें और लोगों से बात करें, अलग अलग चीज़ें निकालें। सीसीटीवी कैमरास हो गए सोसाइटीज़ में लगवाना, स्ट्रीट्स में लगवाना, और सेल्फ डिफेंस सिखाना महिलाओं को ताकि वो लोग खुद में आत्मनिर्भर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम क्या है? सक्षम सक्सेना। सक्षम, किस तरह की उम्मीदें आपको 2024 को लेकर? मुझे लगता है कि सरकार को ही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि हमें जब वो एक सेटल हो जाता है, अब नई सरकार आएगी तो उसे नई पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी, उस चक्कर में शायद एक कैओस क्रिएट हो, क्योंकि एक जैसा कि हम जानते हैं राजनीतिकरण होगा और फिर उस चक्कर में लोग अपनी जो पुरानी पॉलिसी चल रही हैं उसको बंद करेंगे, एक सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल करने के लिए उसको, तो उससे देश में एक अराजकता आएगी। और फिर मुझे लगता है कि अगर सरकार अभी बदलेगी, ये सही समय नहीं है बदलने का, क्योंकि देश में और ज़्यादा तनाव पैदा होंगे और अराजकताएँ बढ़ेंगी, जो कि अभी मुद्दे चल रहे हैं। जैसे अभी हम देखते हैं 2024 में राम मंदिर का जो आ रहा है फैसला, अगर इसी समय सरकार बदल गई तो एक जो कोई भी समुदाय हैं वो आपस में एक हिंसा का मुझे लगता है। इसलिए मुझे, और जो सरकार चल रही है अभी हमने देखा था जीडीपी हमारी बहुत अच्छी गई थी सरकार के, तो मुझे लगता है सरकार ने बहुत अच्छे काम करे हैं और इसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो जो अरमा था जिसका, वो हमें मिला नहीं, ये स्टूडेंट गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बता रहे हैं कि जो 2023 गुजर गई उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो हमें नहीं मिल पाई हैं और 2024 से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। हम बात करते हैं स्टूडेंट से, क्या उम्मीदें हैं 2024 को लेकर, क्या चीज़ें ऐसी रह गई जो 2023 में नहीं मिल पाई? बहुत सारे फ्रेंड्स थे हमारे जो लास्ट कॉलेज में छूट के आए हैं, कुछ हमारे साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, सब ने कोर्स चेंज कर लिया, कोई MBA कर रहा है, कोई BBA कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो कॉलेज के थे जूनियर्स भी सारे फ्रेंड्स थे, तो उसमें कई सारे दोस्त थे, बिछड़ गए, कुछ मेमोरीज़ होती हैं उनसे अटैच्ड मेमोरीज़, वो सब वही से, दैट्स वाई। 2024 में इलेक्शन भी आने वाले, नई सरकार भी बनेगी, क्या उम्मीद है सरकार से? स्टूडेंट के नाते आप कुछ स्पेशल चाहते हैं अपने लिए? पॉलिटिक्स में मैं इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, मुझे पता नहीं क्या चलता है और सब मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है भैया? पुलकित पाराशर। पुलकित जी, क्या उम्मीदें 2024 को लेकर? 2023 गुजर रही है, 2024 आने वाली है, क्या उम्मीदें एज ए स्टूडेंट आपकी? एज ए स्टूडेंट मतलब यही है कि जो भी काम होने चाहिए सरकार की तरफ से वो स्टूडेंट को मतलब फ़ायदा होना चाहिए, चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, पर स्टूडेंट को एटलीस्ट फ़ायदा कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट को जैसे नौकरी वगैरह होती हैं कि स्टूडेंट सबसे मेन चाहता है कि नौकरी मिले उसको, तो वो मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। अगर उसको वो मिलती हैं सारी सुविधाएं तो वो बेटर होता है। और अगर हम पर्सनली अगर चाहें तो मेरा जो पर्सनली हुआ है वो मोदी को ही रहता है, तो मैं उसका सपोर्टर हूँ। यानी कि 2023 में जो सरकार चल रही थी दोबारा से आप रिपीट चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली चाहूँगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं 110% भी अगर मैं कहूँ तो मैं उन्हीं के साथ जाना चाहूँगा। तो ये थे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो बता रहे थे कि 2024 में उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं। सरकार से उम्मीद है कि वो गांव-गांव तक शिक्षा को पहुंचाएगी, साथ ही महिला सुरक्षा के लिए भी बड़े कदम उठाएगी। एन भारत के लिए राजीव श्रीवास्तव। राजनीति में है तो ज़रूरी है कि आपके अंदर सेवा नीति हो। बेसिक एजुकेशन जो
प्री स्कूल का होता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। एक एडुकेशन एक करिकुलम के माध्यम से बच्चे पढ़ें। एजुकेशन की बात की आपने, पुलिस की बात की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल लीक से हटके हैं। क्या कुछ करना चाहेंगे आप, क्या बदलाव और ज़रूरी है अभी, तो क्या बदलाव आप देखते हैं? निश्चित तौर भारत सरकार कुछ अच्छे कदम उठा रही है इस बीच में कि सरकारी शिक्षा का तंत्र भी मजबूत हो, लेकिन वो अभी बहुत ही ज़्यादा भारत देश की स्थिति को देखते हुए बहुत ही बेहतर नहीं माना जा सकता। मैं भारत सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ स्वर्ण भारत परिवार ट्रस्ट की तरफ से कि बेसिक एजुकेशन जो प्री स्कूल का होता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्राथमिक विद्यालय पे, उच्च प्राथमिक विद्यालय पर और हायर एजुकेशन तो भारत का ओवरऑल ठीक ही है, लेकिन जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट है उस पर बहुत ज़रूरत है काम करने की। रही बात जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात होती है तो ये बात ज़रूर आती है कि भारत देश में एक बोर्ड होना चाहिए, जो भारत का बोर्ड होना चाहिए, इंडियन बोर्ड है ना, उसी के माध्यम से एक एडुकेशन एक करिकुलम के माध्यम से बच्चे पढ़ें और वही पढ़ाई जो है इंटरनेशनल मानकों पे खरी उतरे, ऐसा प्रयास भारत सरकार को करना चाहिए। और इसी तरीके से हम लोगों ने वर्ल्ड एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, जहाँ की दुनिया की एजुकेशन को एक करने की बात की जा रही है और निश्चित तौर पर हम लोग इसमें सफल हो रहे हैं, क्योंकि 100 से ज़्यादा देशों ने अब तक WEP को अप्रोच किया हुआ है और आने वाले समय में ये यूनेस्को से भी मान्यता प्राप्त हो जाएगा। और एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, वर्ल्ड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत पूरे विश्व का एजुकेशन एक जैसा हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपने एक बात और कही, राजनीति में सेवा भाव होना चाहिए, तभी राजनीति में जाना चाहिए। एग्जैक्टली सेवा भाव हो तब भी आप राजनीति ज्वाइन कर सकते हो। राजनीति में है तो ज़रूरी है कि आपके अंदर सेवा नीति हो। अब विशेष लोगों को ही विशेष लाभ दिया जाए, जिनको ज़रूरत है उनके हिसाब से उनको सुविधाएं दी जाए, ऐसी कुछ सोच सरकारों की और राजतंत्र में होनी चाहिए। सर, आज जो समिट है उसके बारे में ब्रीफ। आज वर्ल्ड एजुकेशन समिट और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एक कैंपेन है जो हमारा चल रहा है यहाँ पे। यहाँ बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे मीडिया के आप लोग बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं और आप लोगों ने देखा होगा किस उत्साह के साथ लोग इस कार्यक्रम में कुछ नया सीख रहे हैं। और फ्यूचर रत्ना प्री स्कूल है जो आंगनवाड़ी की केंद्र पे जैसे भारत सरकार चलाती है, हम चलाने की कोशिश करेंगे आगे चल के और पूरे विश्व में एक ऐसा मॉडल देंगे प्री स्कूल का जो लोगों को अच्छा फ़ायदा देगा। धन्यवाद। जी बिल्कुल, देखिए पहली बात जब मैं फिर से वही बात कहूँगा कि आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है और पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जबकि उनके पास फंड नहीं थे, पैसे नहीं थे। वो चंदे से लोगों से मांग कर एक तरीके से ऐसा सामाजिक कार्य करके गए हैं कि आज जो है वो यूनिवर्सिटी विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी, वहाँ पर आप जो है MBBS का एजुकेशन ले सकते हैं, IIT का एजुकेशन है, BTech का एजुकेशन है, मतलब हर एक फील्ड में वहाँ पर आपको नॉलेज मिल जाएगा और वहाँ पर आपको वेदों का, शास्त्रों का भी अध्ययन करने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो वो सोच मालवीय जी की थी, उस सोच से प्रेरित होकर आज पंडित पीयूष जो है शुक्ला जी ने जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार स्वर्ण भारत परिवार के माध्यम से वो जनहित के कार्य करते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने शिक्षा पर जो एक अवार्ड फंक्शन जो हम लोग जहाँ पर आज शिरकत करने के लिए आए थे, शिक्षा के क्षेत्र में जो जिन्होंने अच्छा काम किया है उसको प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने जो एक मुहिम छेड़ी है और खुद स्वयं एक जो है ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों का मतलब मैं जो ई-विलेज तक पहुंचा था। ई-विलेज की मैं बात करूंगा, ई-विलेज की बात आज हो रही है, आज जो है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बात हो रही है, लेकिन पीयूष शुक्ला जी आज जब हमारे यहाँ जो है इस चीज़ की स्टार्टिंग नहीं हुई थी तब ई-विलेज का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। तो कहीं ना कहीं जो सोच है वो विजनरी है, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब यूनिवर्सिटी वो बनाई थी तब उसका महत्व कम ही लोग जानते थे, लेकिन आज हम समझते हैं एडमिशन के लिए कितना बड़ा टफ कंपटीशन होता है, तब वहाँ पर एडमिशन मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो एक यूनिवर्सिटी लेके आए हैं जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और उसके माध्यम से आज जो है उनका एक जो अभी हमने बात की, आपने जो आपका जो मूल सवाल था प्राइमरी शिक्षा पर, तो प्राइमरी शिक्षा में वाकई में बहुत संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो है कागज़ पर 300 एडमिशन हुए होते हैं, लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो या उसको जब जांचने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर बाहर का मतलब अंदर जाएंगे, जब अंदर जाएंगे प्राइमरी के अंदर तो वहाँ पर आपको 40-50 बच्चे या 20 बच्चे ही मिलेंगे। तो ये समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि सरकार में एक तो जैसे पीयूष शुक्ला जी ने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की, उसके अलावा एक बात और मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक जो संशोधन हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम में, वो संशोधन ये हुआ है कि जो है आंगनबाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है, आंगनबाड़ी का कॉन्सेप्ट में अभी प्राइमरी एजुकेशन में जो है बच्चों की एज जो है 6 साल कर दी गई है और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो 6 साल या जो आप जो है
जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय हैं या प्राइवेट विद्यालय हैं वहाँ पर जो ये सुविधा है कि आप 3 साल में अपने बच्चे को ले जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइमरी में उस चीज़ को बंद कर दिया। तो ये एक रास्ता जो पीयूष पंडित जी ने खोला है, और वो रास्ता मतलब आप समझिए वहाँ पर जहाँ रास्ते नहीं हैं, वहाँ नहीं रास्ता एक अलग चीज़ है। जहाँ रास्ते नहीं हैं वहाँ एजुकेशन ले जा रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये कॉन्सेप्ट जो ई विलेज का कॉन्सेप्ट मैंने बताया और जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बताया कि वहाँ पर बच्चों को मुफ्त शिक्षा ऐसी जगह पर जहाँ रास्ते भी सरकार ने नहीं दिए थे, रास्ता भी बनाकर एजुकेशन को ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि जो है हम लोग पंडित मदन मोहन मालवीय जी महामना जिनको कहा गया, उनको तो नहीं देखे थे, लेकिन पीयूष पंडित जी को देखकर मुझे ये लगता है और उनकी सोच को देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पंडित जी की सोच है वही सोच जो है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की रही होगी। थैंक यू। लेकिन मोदी जी ने हुकूमत आने से पहले इंडिया वालों को लॉलीपॉप दिखाया था। वो मोदी है तो मुमकिन है। कितनी बातें उनके लिए बताऊं, कितने इनके लिए शब्द कहूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं उनके लिए। वो अखंड भारत में इस आदमी को भगवान की तरीके से माना जाएगा। हिंदू मुस्लिम जैन क्रिश्चियन सब भाई भाई की तरह रहे। सब दिन गए, विमान भी बिक गए, सब कुछ बिक गए। हर 5 साल के बाद चेंज होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के ओखला में और हमारे पीछे कई लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। चूँकि नया साल आने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि आने वाले साल से उनकी क्या उम्मीदें हैं। जैसे कि पिछला कुछ साल हमारा रहा जिसमें हमने कोविड को देखा, देश ने बहुत कुछ देखा, तो अब उनसे जानना चाहेंगे कि नए साल से उनकी क्या उम्मीदें हैं। आपकी उम्मीदें हैं नए साल से? नए साल में हमारी उम्मीद है कि जिस देश में हम जी रहे हैं, इस इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम जैन क्रिश्चियन सब भाई भाई की तरह रहे, मजहबी फसाद को दूर करे, यूनाइटेड रहे। क्योंकि हमारा इंडिया जो है 1947 के अंदर ब्रिटिश को भगाया था, यहाँ हम एक रहे, लेकिन आज मजहबी फसाद ने हमारे अंदर जो डिवाइड कर दिया है। हम चाहते कि नया साल में हम आपस में भाईचारे के साथ रहे। क्या लग रहा है आपको, पीएम मोदी को आप पीएम बनाना चाहेंगे या फिर कोई नया चेहरा? देखिए, अभी तो मोदी जी है, हम चूँकि कलकत्ता से दिल्ली आए हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मोदी जी ने हुकूमत आने से पहले इंडिया वालों को लॉलीपॉप दिखाया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, सबके अकाउंट में काला धन 15-15 लाख रुपया जाएगा और अच्छे दिन आएगा और सबको ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इतने दिन होने के बावजूद 15 लाख रुपया आया भी नहीं है। पेट्रोल की दाम बढ़ गए, सब दिन गए, विमान भी बिक गए, सब कुछ बिक गए। अभी आइंदा उसको रखेंगे नहीं रहेंगे मैं नहीं कह सकता, 140 करोड़ इंडियन सिटीजन कह सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कुल्लू जदीद लजीज, अरबी में कहते हैं हर नए में मज़ा है। हर 5 साल के बाद चेंज होनी चाहिए ताकि सेकुलरिज्म और यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार रहेगा। हम सरकार से कहेंगे इंडिया के अंदर जो बेकारी है उस बेकार को दूर करें। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हर साल में 1 करोड़ आदमी को हम सर्विस दिलाएंगे, शिल्पों लाएंगे, इंडस्ट्री करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये हुकूमत अगर रहे तो इन सब अपील करेंगे कि बेकारी को दूर करो ताकि दूसरे यूरोप और अमेरिका के साथ भारत भी मुकाबला कर सके। बस बिल्कुल राम मंदिर के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक विश्वास के ऊपर इसको फैसला किया गया है। लेकिन ये बहुत लंबी मसला है, जो कि अच्छा है उसको अपने करने दो, मुसलमान और सब मज़हब को अपने अपने जगह पे पलने दो। ठीक है, मैं नए साल पे ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि देश झूठ से थक गया है। ना 15 लाख मिले, 1000 रुपये गैस का सिलेंडर मिल रहा है जो 400 रुपये था मनमोहन के टाइम। ट्रेन का टिकट जो 80 रुपये था वो आज 150 रुपये का मिल रहा है। पेट्रोल 60 रुपये का था, आज 100 रुपये का मिल रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके नहीं जिया जा सकता। जैसे कि राम मंदिर भी बनकर तैयार हो गया, तो आप इस फैसले से कितने खुश? वो तो कोर्ट का फैसला है, खुशी की बात है उसमें। सैटिस्फाइड है इस फैसले से? खुशी की बात है, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने उसमें फैसला दी है, उसमें किसी और की कोई भागीदारी नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो आप पीएम मोदी के बारे में मतलब कुछ नहीं पसंद करते? पीएम मोदी कुछ तो होगा जो आप 10 साल में देख तो लिए। आप लोग बता दीजिए क्या करें उनने, चलो आप ही बता दीजिए तो हम उसमें हो जाए। कुछ काम किए, जैसे यहाँ पे बहुत लोग थे, वो बहुत सेटिस्फाइड हैं पीएम मोदी की गवर्नेंस से। तो ठीक है ना, बताइए ना, आप बताइए कि क्या करें। नहीं, काम तो किया है, लेकिन आप कितने सेटिस्फाइड हैं? अगर आपको लग रहा है, जैसे यहाँ पे कई तरह के देखो 15 लाख का वादा हुआ था, 15 लाख का वादा हुआ था, मुझे तो नहीं मिला। अगर किसी को मिला है तो बता दो आप। किसी
किसको नहीं मिला वैसे? पेट्रोल 35 रुपए का वादा करे थे, मिला क्या आप बता दीजिए। तो वादे तो वो कर लिया, पूरा करे तो हम उनको ही लाइक करेंगे। ऐसे केजरीवाल ने क्या दे दिया दिल्ली में, उनने भी तो बोला था फ्री दे दूंगा मैं सब कुछ। नहीं, फिर वो तो सारी चीजें हैं ना। देखो अखंड भारत की जो सोच है ना, जो अखंड भारत की जिसे देश को जो जोड़ता है, वो अखंड भारत में इस आदमी को भगवान की तरीके से माना जाएगा, पीएम मोदी को। और आने वाले टाइम में जो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, जो लोगों को जोड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे वर्ल्ड के मतलब सारे रिलीजन तो है ना यहाँ पे। देखो अब आपस में लड़ेंगे तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी ना है जैसे कोई हिंदू है या मुस्लिम है, हम सबको तो वो है। अब कोई लड़ रहा है आपस में तो हम क्या करेंगे उसमें। और रही पीएम की बात, तो जो हमारे प्रधानमंत्री है वो आने वाले टाइम में उनको अखंड भारत के लिए उनको माना जाएगा, क्योंकि वो जोड़ रहे हैं, इसलिए दूसरे देश डरते हैं उनसे। पीएम मोदी अच्छे लगते हैं आपको? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्या अच्छा लगता है उनके बारे में? उनकी हर चीज़ अच्छी लगती है। जैसे उनकी शांति, उनका विचार, उनका योगदान, उनका हम सब लोगों की तरफ अधिकारी वर्ग से लेकर के बच्चों तक ध्यान रखना, स्त्रियों का ध्यान रखना, गरीबों का ध्यान रखना। कितनी बातें उनके लिए बताऊं, कितने इनके लिए शब्द कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं उनके लिए। अच्छा। है ना। तो मैं बहुत मानती हूँ। आप अगला पीएम जो है वो पीएम मोदी को ही देखना चाहेंगे? बिल्कुल 100%। मैं युवाओं से ये कहूँगी कि उनके अंदर भी इतना समर्थ और सामर्थ्य आया है कि वो इतनी भक्ति से, अपने राष्ट्र के प्रेम से, अपनी ज़मीन से, अपनी भूमि से, अपने चारों तरफ के समाज से प्रेम कर सकें और दिल और दिमाग से पूरी निष्काम भाव से सेवा करें, जिससे कि हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहलाता है, जो विश्व में पूजा की जिसकी होती थी, वो आगे ऊपर और बढ़े और बढ़े और बढ़े। और ये युवाओं के अंदर ये उत्साह होना चाहिए, ये उनके अंदर ये एक धैर्य होना चाहिए, उनको उत्साह होना चाहिए कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, हर हालत में बढ़ाना है, ये ध्यान रखना है। कुछ भी बोल दो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप क्या चाहते हो? नए साल आने वाला है तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नए साल में मैं रब से मतलब भगवान से दुआ करती हूँ कि आप सबका काम अच्छा रहे और पूरे साल आप हमेशा हर दिन खुशी से रहें। किस क्लास में हो आप? 5th में। 5th में हो? यहीं पे हो? दिल्ली में ही पढ़ते हो? हाँ, दिल्ली में। कौन से स्कूल में? AVM पब्लिक स्कूल। ओके। तो एनी एक्सपेक्टेशंस? मतलब क्या चाहते हो आप 2024 में? मैं चाहती हूँ कि लोग अपनी लाइफ अच्छे से जिएं और हर दिन खुश रहें और किसी चीज़ की टेंशन ना रहे। अच्छा, ओके। कोविड भी आ रहा है, उसको लेकर के हाँ, कोविड भी आ रहा है तो सावधानी रखिए, मास्क पहन के बाहर रोड पे जाइए और केयरफुल रहिए। मेन बात है कि उन्होंने स्वच्छता के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। सबसे मेन बात, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता था, लोग है ना शौचालय के लिए बाहर जाते थे और उससे क्या गंदगी इतनी फैलती थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हम रहते तो उनसे बहुत निपटने में दिक्कत आती थी। लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र में मोदी जी ने हर घर में शौचालय बनाए, तो जिस कारण से जो शौचालय का जो गाँव से जो लोगों को दिमाग में उतरी बात, तो आज शहरों में वही स्थिति है, ग्रामीणों में वही स्थिति है। रही बात महंगाई की, देखिए अभी कैसा है कि समय के साथ महंगाई भी बढ़ना ज़रूरी है। और सबसे मेन बात तो मैं करना चाहता हूँ कि थोड़ा सरकार को जो किसान लोग हैं उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसानों की जब फसल आती है तो बहुत सस्ते दामों में बिकती है और वो मार्केट में जब आती है तो लोगों को लगता है कि बहुत महंगी हो रही है, लेकिन वास्तव में बहुत सस्ते भाव में लेते हैं और मार्केट में महंगे भाव में लोग बेच रहे हैं, तो किसानों में कोई बेनिफिट नहीं है। तो किसानों के लिए काम करना चाहिए। बहुत अच्छा वर्क रहा उनका। आप किसको पीएम के रूप में देखना चाहेंगी? क्या आप मोदी जी को देखना चाहेंगी या फिर इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है उनमें से किसी को आप पीएम के रूप में देखना चाहेंगी? मोदी जी को ही देखना चाहूँगी, लेकिन मेरे तो यही राय है जो हमको यानी अच्छे इसमें रखते हैं, यानी जो पेंशन है पब्लिक के लिए जो अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं और जो मिडिल क्लास के लिए जो भी लाभदायक योजना है वो अच्छी चलनी चाहिए हमेशा, चाहे जो भी पीएम रहे। मैं यही अपेक्षा करती हूँ। सर 2024 के लिए युवाओं के लिए युवा जो है शिक्षित तो हो रहा है लेकिन खाली बैठा है और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए वो क्राइम की ओर बढ़ रहा है। तो इसलिए उनके लिए कुछ न कुछ रोजगार या लघु उद्योग करके उनको अधिक से अधिक रोजगार मुहैया करना चाहिए।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने, हमने यहाँ के लोगों से बात की। कुछ लोग मोदी सरकार से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, कुछ जो है वो राहुल गांधी को अगला पीएम देखना चाहते हैं, और कुछ जो है वो राम मंदिर को लेकर काफ़ी खुश हैं। तो हमने लोगों से जाना और लोगों ने बताया कि किस तरह से वो नई सरकार चाहते हैं, नए साल में क्या चाहते हैं। कैमरामैन संजय पांडे के साथ मैं कृतिका सूर्यवंशी, एन भारत। काम करने वाले के लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। मिलिट्री की अच्छी जो है प्रगति करी है। नहीं मिलिट्री की तो प्रगति नहीं की है। मिलिट्री तो नमस्कार, मैं विवेक और आप देख रहे हैं एन भारत। मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के चांदनी चौक मैदान के पास, इनकी गलियों में, और लोगों से बात करने आया हूँ जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही 2/3 जीत हासिल की है। और अब लोगों से बातचीत करूंगा आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कि लोगों का जो मन में मुद्दा आया है, और विपक्षी पार्टी का कहना है कि जो बीजेपी चुनाव जीती है उसमें कहीं ना कहीं जो ईवीएम मशीन है उसको लेकर लोग के अंदर कुछ सवाल होंगे। तो आइए जानते हैं लोगों से उनके जवाब और सवालों को। राहुल, तो आप वोट देते हुए आ रहे हैं अभी तक? कितने साल हो गए वोट डालते हुए? मेरे ख्याल से 10 साल हो गए। 10 साल आपको हो गए। तो क्या आपको ईवीएम मशीन पर भरोसा है? जो भी डाल रहे हैं। तो आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी। तो क्यों चाहते हैं बताएंगे? सामने देखिए, काम करा तो कुछ काम गिनवाइए हमें बीजेपी के। गिनवाने की जरूरत है, तुम्हारे अंदर भी जानते हो, तुम भी जानते हो। नहीं भाई, मैं जानता हूँ, फिर भी लोगों से चाहूँगा कि आप भी कुछ बताएं। जरूरत नहीं भाई, तो सब दिखता है। नहीं, क्या दिख रहा है? दिखाएंगे भाई। सबको दिख रहा है। किसको कैमरे के सामने देखिए, पब्लिक को बताइए। किसको नहीं दिख रहा? सबको दिख रहा है। तो काम गिनवाएं कुछ। गिनवाने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिल को ही पता है क्या काम करा बीजेपी ने और किसने नहीं करा, वो भी पूछो। तो नाम बताओ किसने नहीं किया? केजरीवाल ने। क्या क्या बदलाव देख रहे हैं दिल्ली के अंदर? भारत में बदलाव देख रहे हैं क्योंकि बीजेपी है। दिल्ली में बदलाव नहीं देख रहे। दिल्ली में गलत तो नहीं बोल रहा भाई, भारत में बदलाव है। 70 अयोध्या मंदिर, चंद्रयान जी, चंद्रयान सब सभी सामने देख के बताइए ना। चंद्रयान देखो, ये बड़े मुझसे। और आतंकवादियों से सुरक्षा, मिलिट्री की अच्छी जो है प्रगति करी है। नहीं मिलिट्री की तो प्रगति नहीं की है, मिलिट्री को तो डाउन किया है। नहीं सर, 4 साल से कुछ नहीं है। रोजगार छीना है। तनख्वाह भी अच्छी करी है सर जी। बीजेपी गवर्नमेंट में सरकारी कर्मचारियों का तो रोजगार छीना है। खाली धनाढ़े की पार्टी है ये। कौन सी पार्टी? बीजेपी। हाँ जी जनाब, बीजेपी धनाढ़े की पार्टी है। और ये अपना ठेका पड़ना ज़्यादा है इसमें। तो आप क्या चाहिए? ठेका मेरे पता नज़र में तो है नहीं। अंकल जी बड़े हैं, शायद इनको ज़्यादा पता होगा। हर जगह देखो यही है। मेरी नज़र में नहीं है सर, मैं तो जनरेशन आज की हूँ। अंकल जी मुझसे बड़े हैं, इनको ज़्यादा पता होगा। लेकिन जब से 10 साल से मैं देख रहा हूँ, 10 साल से कंटिन्यू बीजेपी है। बीजेपी राज में बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ज़्यादा दिख रही है यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छा काम है। राइट, आ जाओ। ज़्यादा नहीं है। काम करने वाले के लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। पार्टी है, पैसे वाले गरीब वाले की ज़्यादा नहीं। बाबूजी, मैं भी गरीब हूँ। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। पहले 600 रुपये महीना कमाता था, बहुत साल पहले। अब जो है कम से कम मेरे 25,000 रुपये सैलरी है, अकाउंट में आ रही है। क्या दिक्कत है? मेहनत कर रहे हैं तो कमा रहे हैं। मेहनत करोगे कहीं भूखे नहीं रहोगे। सामने मेहनत करोगे तो मेहनत करोगे भूखे नहीं रहोगे। क्या सरकार ने किया है? सब करते जो चाहिए। खड़े हैं बढ़िया, सेफ खड़े हैं। और क्या चाहिए? बीजेपी है। तो ये कहते हैं विपक्षी पार्टी है, वो भी चाहती है कुछ। कोई नहीं रहेगी विपक्षी पार्टी आने वाले समय में, कोई नजर भी नहीं आएगी विपक्षी पार्टी। अभी जो क्या कहते हैं चुनाव हुआ है, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें क्या कहते हैं बीजेपी, आप देख लो, बीजेपी राजस्थान उसमें 2/3 जीत होने के बाद विपक्षी पार्टी का कहना है कि जो ईवीएम मशीन थी उसमें कुछ न कुछ वो ये ऐसे ही है, उनके झूठ बोलना काम है उनका। क्या होता है बताइए? आप बताओ। झूठी बोलेगा इंसान, जब बस नहीं चलेगा तो क्या होगा? कभी हुआ है ऐसा कि ये मशीन में दिक्कत हो जाए? कभी कुछ नहीं हो सकता। फिर ये पार्टी बार बार आरोप क्यों लगा रही है? वो बौखलाए हुए हैं और क्या है? एकदम सही। इतने साल कांग्रेस में राज करा, जब मशीन में दिक्कत हुई? ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्नाटका में अभी बीजेपी है, खराब नहीं थी। लोगों ने वोट दिया है बीजेपी का, सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। अच्छी पार्टी है। तो 2024 के चुनाव में किसको चाहेंगे? बीजेपी कि कौन बने वाला पीएम? नरेंद्र मोदी। तो आने वाला लोकसभा चुनाव है 2024 में, आप किसको वोट देना चाहेंगे और क्यों? देखो वोट दे हुण इस टाइम थोड़े बदलनी चाहिए, पर जा तो मोदी नहीं रही हूँ आजकल। फिर वही मोदी आ रहा, फिर फायदा की है कहना। तो ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप? ऐसा मोदी को वोट क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, काम धंधे है नहीं, सब उसने चौपट कर रखा है। किसने चौपट किया है? मोदी ने। और किसने फिर भी आप मोदी को वोट देंगे? नहीं, दुनिया दे रही है। नहीं, दुनिया नहीं, आप किसको देंगे? हम देखेंगे फिर जब हमारा
टाइम आएगा हम उस टाइम देखेंगे, पहले क्या बताएंगे। क्योंकि अभी पास में ही आ चुका है दिसंबर के बाद बस जनवरी आएगा में। जब देखो जनता का कुछ नहीं पता था किस टाइम पलटा खा जाए, हाँ जी। कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए जैसे टाइम आएगा वैसे काम से। और अभी बीच में भी ये कहते जब भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही थी 2/3 जीत, तब उस समय विपक्षी पार्टियों का कहना था कि ईवीएम मशीन में कुछ न कुछ गड़बड़ी आ गई। गड़बड़ी हैं, तो क्या गड़बड़ी है? हम क्या कह सकते हैं, ये तो